हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ लेकर आए हैं क्लास 4th की ईवीएस। क्लास 3rd की ईवीएस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 4th की जो ईवीएस की बुक है उसे पूरी को यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी बुक में जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, बांस के बने पुल असम में पाए जाते हैं। असम में बहुत बारिश होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि असम जो बांस के पुल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं असम में। यहाँ ज़्यादा बारिश होती है और कभी कभी घुटनों तक भी पानी भर जाता है। इसके बाद असम में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुलों का उपयोग करते हैं। तो असम के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना होता है तो कैसे जाते हैं? बांस और रस्सी से बने पुलों का प्रयोग करके ही वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बच्चों को स्कूल में जाना होता है तो वे इन बांस और रस्सी से बने पुलों का प्रयोग करके ही अपने स्कूल में जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में नदी पार करने के लिए ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। तो जो ट्रॉली है इसके बारे में अभी आगे बताएंगे। तो लद्दाख में नदी पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। असम में बांस और रस्सी के बने पुलों का प्रयोग किया जाता है। अब ये ट्रॉली क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रॉली ये लकड़ी से बना झूला है जो पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में ऐसे रस्सी बंधी रहती है, एक इधर किसी स्थान से और एक इधर, और इस पर ऐसे यहाँ पर ये ट्रॉली सी लटकी रहती है जो रस्सी पर ये ऐसे सरकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ट्रॉली क्या है? ये लकड़ी से बना एक झूला है जो पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है, जिसमें 4-5 बच्चे बैठकर एक साथ नदी पार करके स्कूल जाते हैं। तो ट्रॉली का प्रयोग करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? वो जाते हैं लद्दाख में। ट्रॉली कैसे बनी होती है? ये बनी होती है लकड़ी की और इसी पुली की सहायता से रस्सी पर सरकाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीमेंट के पुल कैसे होते हैं? सीमेंट के पुल ये सीमेंट, लोहे और ईंट से बने होते हैं। मैदानी एरिया में आपने देखा भी होगा ऐसे पुल। इसके बाद केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम का उपयोग करते हैं। वल्लम क्या है? वल्लम होती है लकड़ी की बनी एक छोटी नाव। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्जाम में कि वल्लम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। इसके बाद है बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। तो बैलगाड़ी कहाँ पर प्रयोग की जाती है? मैदानी इलाकों में। वल्लम का प्रयोग किया जाता है केरल में। ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है लद्दाख में और बांस से बने पुलों का प्रयोग किया जाता है असम में। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। बर्फ़ पर चलना मुश्किल होता है, ताज़ी बर्फ़ पर पैर धंस जाते हैं और यदि बर्फ़ जमी हुई हो तो उस पर फिसलकर गिर सकते हैं। जुगाड़, ये देखिए जुगाड़ एक नाम है, एक वाहन का नाम है। ये क्या है? ये दूसरी गाड़ियों के पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसमें आगे का भाग जो बना है वो बना होता है मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है और पीछे इसमें लगे होते हैं लकड़ी के फट्टे। नेक्स्ट पॉइंट है, कानों की सहायता से हम दूसरों की बातें सुन पाते हैं। तो दूसरों की बातें सुनने में सहायक क्या है? वो होते हैं कान। कुछ जानवरों के कान दिखाई देते हैं जबकि कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते, जैसे कि हम पक्षियों के कानों को नहीं देख सकते। पक्षी के कान सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद के जैसे होते हैं। जो पक्षियों के कान होते हैं वो बाहर तो निकले हुए नहीं रहते, इन्हें हम देख भी नहीं सकते, लेकिन होते हैं उनके कान भी। वो कैसे होते हैं? वो बहुत छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं। इनके कान पंखों से ढके रहते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों की खाल पर अलग अलग डिजाइन बना होता है। आपने देखा होगा जैसे कि जेब्रा की खाल पर अलग अलग ऐसे धारियाँ बनी होती है, चीते की खाल पर बनी होती है। तो ऐसे जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बना होता है वो इनकी खाल में डिजाइन नहीं होता, बल्कि इनके शरीर पर बाल होने के कारण वो डिजाइन बना होता है। तो बालों के रंगों से वो डिजाइन बना हुआ होता है। वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मैचिंग में आता है। जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देंगे
उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वे अंडे देते हैं। इसके विपरीत जिन जानवरों के कान देखे जा सकते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एग्जाम में भी बहुत बार आया है। एक वयस्क हाथी कितने समय सोता है एक दिन में? 2 से 4 घंटे सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के कान पंखे का काम करते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर अपना तापमान कम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में भी आया है कई बार सीटेट के, कि हाथी के जो कान हैं वो किस लिए सहायता करते हैं उसकी, वो करते हैं उससे हाथी अपने तापमान को कम कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवर खाने की तलाश में झुंड बनाकर घूमते हैं। तो जो जानवर होते हैं जब ये खाने के लिए जाते हैं, खाना ढूंढते हैं, तो झुंड के रूप में जाते हैं, झुंड बनाकर। और हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही होते हैं। बड़े हाथी झुंड में नहीं होते, केवल हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। और उस झुंड की नेता कौन होती है? झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कितने सदस्य होते हैं हाथियों के? तो हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं, 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। तो जो हाथी होता है वो 14-15 साल तक ही अपने झुंड का सदस्य रहता है। इसके बाद वो अपने झुंड को छोड़कर चला जाता है। एक 3 महीने के हाथी का बच्चा, जो 3 महीने का बच्चा है हाथी का, उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। जब परेशानी होती है हाथियों को तो हाथी परेशानी आने पर, कोई मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खेजड़ी के वृक्ष रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं खेजड़ी के वृक्ष? रेगिस्तान में। यह पानी की कम मात्रा में भी उग सकता है। इस पेड़ की छाल का प्रयोग दवा बनाने में होता है और इसकी फलियाँ जो होती हैं उन्हें लोग पकाकर खाते हैं। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता और यहाँ पर रहने वाले जानवर पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। तो देखिए जो खिजड़ी का वृक्ष है इसमें कितने गुण हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ये कम पानी में भी उग सकता है, इसकी फलियों को लोग पकाकर खाते हैं, इसका प्रयोग दवाइयों में भी होता है, इसमें इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता और यहाँ पर रहने वाले जानवर इसकी पत्तियों को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खेजडली गांव। खेजडली गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। यहाँ खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा होने के कारण ही इस गांव का नाम क्या पड़ा है? खेजडली। और यहाँ पर कौन रहते हैं? यहाँ पर बिश्नोई लोग रहते हैं जो पौधे और जानवरों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तान में होने के कारण भी ये इलाका हरा भरा है। देखिए जो ये खेजडली इलाका है ये रेगिस्तान में है और उसके बावजूद भी कैसा है? हरा भरा है। यहाँ के जानवर बिना किसी डर से घूमते रहते हैं। ये हरा भरा क्यों है? क्योंकि जो यहाँ रहते हैं बिश्नोई लोग, ये पौधे और जानवरों की रक्षा करते हैं। पौधे और जानवर, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव है। यहाँ पर लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत लुभाते हैं। यहाँ लोग मधुमक्खियाँ पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो कहाँ पर मधुमक्खियाँ पालकर शहद बनाने का काम करते हैं? तो करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। और वहाँ पर भी बोचा गांव की बात हो रही है। और मधुमक्खियों को कौन से फूल पसंद है? सबसे ज़्यादा लीची के फूल इन्हें बहुत आकर्षित करते हैं। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। मधुमक्खी पालन का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में नर मक्खी कुछ विशेष काम नहीं करती। बहुत सारी अन्य मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर काम करती है, जैसे कि ये छत्ते बनाती हैं, बच्चों को पालती है, फलों का रस ढूंढने के लिए जाती हैं। मधुमक्खियाँ पहले फूलों के चारों ओर मंडराती है।
शहद बनाने के लिए फूलों के रस को इकट्ठा करती है, जिससे बाद में शहद बनाया जाता है। जब किसी मधुमक्खी को फूलों के रस का पता चलता है तो वो एक तरह का नाच करती है, और जब वो नाच करती है उस नाच से दूसरी मधुमक्खियाँ पहचान जाती हैं कि फूलों का रस अधिक दूरी पर है या कम दूरी पर, क्योंकि अधिक दूरी पर होने पर वे अलग तरह का नाच करती है और कम दूरी पर होने पर वे अलग तरह का नाच करती है। मधुमक्खी पालने और शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मीठा घोल बनाया जाता है जो बक्सों में डालना होता है ताकि वे मधुमक्खियों को आकर्षित कर सकें। बक्सों को साफ करने के लिए दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, तो जैसे इन्हें क्या कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है मधुमक्खी को, क्योंकि ये सब मिलकर रहती हैं, जिनमें एक रानी मक्खी हुई, उसके बाद इनकी सैनिक मक्खियाँ हुई को जो श्रमिक मक्खियाँ बोलते हैं जिन्हें। तो इसी तरह जैसे मधुमक्खी रहती हैं, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों में भी रानी चींटी अंडे देती है, उनकी सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। कुछ काम करने वाली चींटियाँ होती हैं जो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। इसके अलावा और कौन कौन से है जो मिलजुल कर रहते हैं, तो दीमक और ततैयाँ भी इसी तरह समूह में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल स्टार। गर्ल स्टार अर्थात चमकता सितारा। ये किन्हें कहा गया है? ये कहा गया है गर्ल स्टार या चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। अर्थात कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्हें स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था और बाद में उन्होंने स्कूल गई और अपनी ज़िंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है वलसाड़, अहमदाबाद और गांधीधाम। ये सब कहाँ पर है? ये है गुजरात में। मडगांव कहाँ पर है? ये गोवा में है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। देखिए, जब गोवा से केरल तक जाते हैं तो रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा। तो वलियम्मा किसे कहा जाता है? माँ की बहन को। और नानी को क्या कहते हैं मलयालम भाषा में? नानी को कहते हैं अमूमा। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में नदी पार करने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। अब ये फेरी क्या है? फेरी नाव को कहा जाता है। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे की टाइम टेबल से हमें रेल के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं? जैसे कि स्टेशन के बारे में पता चलता है, ट्रेन किस समय आएगी, किस समय वो ट्रेन स्टेशन से जाएगी, ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रेलवे के टाइम टेबल से। कबड्डी के खेल में आँख, पैर तथा हाथ का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। जब खेलों में आपसी मतभेद और झगड़े हो जाते हैं तो उन्हें आपस में मिलजुल कर सुलझाया जाता है, और खेलों के माध्यम से ही बच्चे आपस में रहकर समूह में रहना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। क्या है? वेटलिफ्टर है। 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। अब कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 छोटी बहनें भी हैं और वे भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। तो मधुबनी ज़िला कहाँ पर है? ये है बिहार में। वहाँ मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। तो जो मधुबनी पेंटिंग है, ये क्वेश्चन तो बार आया है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। और त्योहारों और खुशी के मौके पर घरों की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र कैसे रंगों से बनाए जाते हैं? चावल के घोल में, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल और पेड़ों के रंग का प्रयोग किया जाता है। दीवारों तथा आंगन में बने चित्रों में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, मछलियाँ, पक्षी और अन्य जीव जंतुओं की तस्वीर बनाई जाती है। फूलों के प्रयोग कैसे कैसे होते हैं? जैसे कि
कुछ फूलों को खाया भी जाता है। फूलों से सब्जी भी बनाई जाती है, इन्हें खाया जाता है अर्थात इनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। फूलों से मालाएं बनाई जाती है, इनसे इत्र बनाए जाते हैं। तो फूलों के क्या क्या प्रयोग है उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले बताया है फूलों को खाया भी जा सकता है। अब कैसे खाया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। फूलों से सब्जी बनाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये यहाँ पर। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो केले के फूलों की सब्जी केरल में। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पर? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। कुछ फूलों की सूखी सब्जी, सालन और चटनी बनाई जाती है। सालन क्या होता है? सालन होती है एक तरीदार सब्जी को सालन कहा जाता है। फूलों का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। कुछ फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गुलदावरी और जीनिया के जो पौधे हैं इनके फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में किया जाता है। इसके अलावा फूलों से इत्र भी बनाया जाता है। इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनी होती है और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर इत्र बनाने के लिए पास के इलाकों से ट्रक भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों व्यक्ति लगे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इत्र बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो वो है कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट है गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल दो। सर्दियों में इसका प्रयोग करने से त्वचा नहीं फटती। नेक्स्ट पॉइंट है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पराग। उत्तरांचल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल है, तो इस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है फूलों की घाटी। यहाँ फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब फूलों की घाटी तो हुई उत्तरांचल में, ऐसे ही एक शांत घाटी है, वो कहाँ पर है? वो है केरल में। डेरा गाजी खान कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है। गांव में घरों की दीवारों की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है। इसमें कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकर की लकड़ियाँ दीमक को लकड़ी को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। देखिए जो लकड़ी में दीमक लग जाती है उसे रोकने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब है पानी का प्रयोग। पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे कि कपड़े धोने में, खाना बनाने में, पीने में, जानवरों को नहलाने में, बर्तन साफ करने में, इन ऐसे सभी कार्यों में पानी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब से होता क्या है? इन सब कार्यों से पानी गंदा हो जाता है। जैसे पास में कोई नदी या तालाब है, वहाँ पर जाकर कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, वहीं पर बर्तन साफ करते हैं, कूड़ा कचरा भी वहीं पर बहकर जाता है, तो इन सब से पानी गंदा हो जाता है। नदियों का पानी बदलता रहता है क्योंकि वह बहता रहता है। बदलता रहता है अर्थात देखिए जैसे कि ये नदी है और आज यहाँ पर पानी कुछ गंदा पानी बह रहा था, यहाँ पर इसमें कुछ कार्य किया गया, जैसे कि जानवरों को नहलाया, कपड़े धोए, तो ये पानी गंदा हो गया। लेकिन जब पानी का बहाव इधर जा रहा है तो क्या होता है? पानी बहकर आगे चला जाता है और दूसरा पानी इसका स्थान ले लेता है। तो पानी बदलता कैसे है? क्योंकि वो बहता रहता है। तालाब व झीलों का पानी भी इन्हीं कारणों से गंदा होता है। बहुत सी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में नहीं घुलती। अब इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए आवश्यक है कि पानी को पहले साफ करें। तो देखिए जो पानी में घुली हुई चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सभी हमारे लिए लाभदायक हो, इनमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, तो इसलिए कहा गया है कि पानी को पीने से पहले उसे साफ करना चाहिए। अब साफ कैसे करना चाहिए? उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को उबालना। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। नेक्स्ट पॉइंट है खेत में पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आती है। अब ये खरपतवार क्या होती है? खरपतवार खेत तथा बगीचे में अपने आप उग जाने वाले पौधों को कहते हैं। इन्हें उगाया नहीं जाता। ये देखिए यहाँ गलत लिखा है। क्या होता है? इन पौधों को कोई उगाता नहीं है, बल्कि ये अपने आप दूसरी फसल के साथ उगाते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है क्योंकि अगर इन्हें नहीं निकालेंगे तो सारा खाद और पानी
ये खरपतवार ही ले लेते हैं और जो दूसरी फसल हम उगाते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती। और अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे स्वस्थ नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट है प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली और सूखने लगती हैं, किसकी, ये प्याज के बारे में बात हो रही है। जब प्याज की फसल तैयार हो जाती है, उसकी पत्तियां पीली और सूखने लगती है तो उसकी पहचान है कि अब प्याज निकालने के लिए तैयार हो गई है। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, तो कुछ औजार प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि खूंटी लोहे की छड़ होती है, इसका प्रयोग किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए, ढीला करने और नरम बनाने के लिए। इसके बाद दूसरा औजार है कुरीगे। कुरीगे का प्रयोग किस लिए होता है, मिट्टी को उलटने और बीज बोने के लिए किया जाता है। इलीगे क्या है, इलीगे से सब्जी को काटने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गिजुबाई बदेका गुजरात में रहते थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए। जब उसमें से बच्चे निकल जाते हैं तो ये अपना घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। कोयल मीठा गाती है, यह अपना घोंसला नहीं बनाती। तो जब ये घोंसला नहीं बनाती तो अपने अंडे कहाँ पर देती है, तो कोयल जो होती है वो कोयल के घोंसले में ही अपने अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, वो होता है कौवा। ये सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता। कैक्टस के कांटों के बीच, ये जो फाख्ता पक्षी है ये जो कैक्टस है उसके कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया पक्षी कहाँ पर घोंसला बनाती है, देखिए गौरैया पक्षी जो है वो हमारे घर में या आसपास दिखाई देती है। ये कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या फिर घर के आले में। कबूतर भी अपना घोंसला ऐसे ही बनाता है, अर्थात कहीं पर भी बना लेता है। आमतौर पर ये अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाते हैं। बसंत गौरी जो पक्षी है इसको गर्मियों में टुक टुक करते सुना जा सकता है। ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है, टुक टुक। बसंत गौरी पक्षी अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्जिन पक्षी अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करके पत्तियों को एक साथ सील देती है और उसके बीच में जो थैली बन जाती है, देखिए हमने बताया भी था कैसे ये दो पत्तियां हैं, मान लीजिए एक इधर और एक इधर। अब इन्हें बीच में से ऐसे ये सील देगी। अब बीच में जो यहाँ पर ये थैली बन जाती है, इसी में यही होता है इसका घोंसला और इसी में ये अपने अंडे देती है। शक्करखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े तक होते हैं। यहाँ तक कि इनके घोंसले में मकड़ी के जाले भी होते हैं। नरवीवर पक्षी, जो नरवीवर बुनकर पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाता है और मादा वीवर इन घोंसलों को देखती है। उसे जो भी घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसी में अपने अंडे देती है। पक्षियों के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जैसे कि मनुष्य या फिर अन्य जानवर। गिलहरी, बिल्ली और चूहे इनके अंडे चुरा ले जाते हैं और कई बार इनके घोंसले को भी तोड़ देते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और नुकीले दांत किस लिए काम आते हैं, मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वो पत्तों को काटती है और घास चबाने के लिए पीछे के दांत छोटे और बड़े होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वो जो अपना शिकार है उसे चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। इसके जो ये आगे के दांत होते हैं नुकीले, ये किस लिए काम आते हैं, सांप जब काटता है तो उनका जहर इनके माध्यम से ही शिकार के शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो है गिलहरी। इसलिए ये चीज़ों को काटता रहता है अपने दांतों से ताकि इसके दांत घिसते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कपरेड मुंबई में है।
जब दस्त लगते हैं या उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए और बार बार पानी पीते रहें। अगर कभी उल्टी और दस्त हो जाए तो खूब सारा पानी पीना चाहिए। पानी में कुछ मात्रा नमक और चीनी की मिला लेनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। होलगुंडी गांव कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। यहाँ पर बच्चों की एक पंचायत है जिसे क्या कहा जाता है? उसे भीमा संघ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। घास का पौधा जितना ज़मीन से ऊपर होता है उससे कहीं अधिक गहरी और लंबी घास की जड़ें ज़मीन के नीचे रहती है। बरगद के पेड़ की लटकन असल में उसकी जड़ें होती है जो पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये पेड़ को सहारा प्रदान करती है। तो जैसे ही उसकी जो लटकन टहनियों से निकलती है और ज़मीन में चल जाती है तो ये पेड़ को सहारा प्रदान करती है। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी पेड़ों की बरगद की जड़ें होती हैं। रेगिस्तानी ओक, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही रहता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये लगभग कक्षा की दीवार के, जो हमारी कक्षा है उसकी दीवार की ऊंचाई के लगभग बराबर होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। इस पर पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। पेड़ की जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी होती हैं जब तक पानी में न पहुंच जाए। ये देखिए इसकी ऊंचाई इतनी नहीं जब जितनी बड़ी इसकी जड़ें होती है, और इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना लंबी इसकी जड़ होती है। और इसकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो पानी तक न पहुंच जाए। इसके बाद उनकी जड़ों में जो पानी है, जड़ें पानी को सोखकर तने में जमा करती रहती है। और इस इलाके के लोग ये बात जानते भी हैं, जब भी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को पीने के लिए निकाल लेते हैं। बिहू असम का एक खास त्यौहार है। तो बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। यह त्यौहार चावल की फसल, जो नई फसल होती है, उसके कटने पर मनाया जाता है। उरुका क्या है? बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। देखिए, जिस दिन बिहू त्यौहार होता है उससे पहले दिन की शाम को कहते हैं उरुका। और इस दिन लोग अस्थायी भेला घर बनाते हैं और सामूहिक दावत करते हैं। माघ बिहू, अब माघ बिहू क्या है? ये माघ बिहू 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर असमिया कैलेंडर के अनुसार देखें तो असमिया जो कैलेंडर है उसके 10वें महीना है माघ, और उसकी प्रथम या द्वितीय तिथि को ही माघ बिहू मनाया जाता है। बोरा चावल की एक किस्म है जो असम में खाया जाता है, और जब इसे पकाया जाता है तो ये पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेवा चावल। अब चेवा चावल कैसे बनाया जाता है? देखिए, चूल्हे में आग जलाते हैं और आग जलाने के बाद उसमें एक बड़ी कढ़ाई, जिसे तवा कहा जाता है, उसे चूल्हे पर रख दिया जाता है। उस आग के ऊपर रख देते हैं और इसमें पानी को उबालते हैं। जब पानी उबलने लगे तो उसके बाद भीगे हुए चावलों से भरी कढ़ाई को उस बड़ी कढ़ाई में रख देते हैं और फिर उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। इस तरह से बनकर तैयार होता है चेवा चावल। और ये कब खाया जाता है? ये असम में जब बिहू त्योहार होता है इनका, तब बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए और ये बच्चों का अधिकार है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। कड़ा प्रसाद क्या है? कड़ा प्रसाद एक प्रकार का हलवा है जो आटा, चीनी और पानी से बनता है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। इस ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। यहाँ च आएगा, पोचमपल्ली नाम से इस बुनाई को जाना जाता है। सबसे पहले, अब ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबालकर पानी में, उबलते हुए पानी में डालकर उसकी गंदगी साफ कर लेते हैं। इसके बाद धागों को सुंदर रंग में रंगा जाता है। फिर उन्हें सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियों को करघे पर लपेटा जाता है और इससे कपड़े बुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशमी कपड़े से साड़ियाँ बनाई जाती हैं और सूती धागे से साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बनाई जाती है।
मलयालम में चिटप्पन किसे कहा जाता है? चिटप्पन कहते हैं पापा के छोटे भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन कहा जाता है। और कुंजम्मा किसे कहा जाता है? छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ न बारिश होती है, ना ही नदियाँ हैं और ना ही वहाँ पर कोई भी झीलें हैं। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, लेकिन वहाँ रेतली ज़मीन के नीचे क्या है? तेल। वहाँ मिलता है तेल, इसीलिए वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, बल्कि वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। रेगिस्तान में केवल एक ही प्रकार के पेड़ देखे जा सकते हैं और वो कौन से हैं? वो है खजूर, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है, इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती। रेगिस्तान में खजूर आसानी से मिल जाता है। रेत के टीले जैसे वहाँ पर पहाड़ देखने को मिलते हैं जो केवल रेत से ही बने होते हैं। वहाँ चलने वाले सिक्कों को दिरहम कहा जाता है। तो वहाँ कौन से सिक्के चलते हैं? जैसे हमारे यहाँ रुपया है, वहाँ पर दिरहम है, और वहाँ पर उन सिक्कों पर अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। गर्मी के कारण लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते। जहाँ सब होते हैं वहाँ अंदर एयर कंडीशनर चलाते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरे शरीर को लंबे कोट से ढक कर रखते हैं। इससे क्या होता है? वे तेज़ धूप से बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? ये जम्मू के राजौरी ज़िले में है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म एक ऐसी महिला है, ये कहाँ की है? देखिए, जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली है। और वहीं पर वहीदा प्रिज्म बता रही है कि ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये ध्यान रखें सभी की तबीयत ठीक रहे। जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का ये चेकअप करती हैं। इसके अलावा इन्हें ये भी देखना होता है कि जहाज़ पर कहीं गंदगी ना फैल जाए और चूहे ना आ जाए, क्योंकि चूहों से गंदगी फैलती है। जब परेड होती है तो उसके पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। जो परेड का मेन हेड होता है उसके पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में इन्हें 36 निर्देश देने होते हैं। पहले मरीज को फर्स्ट एड दी जाती है। देखिए, अगर कोई मरीज आता है तो उसे सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाता है। जहाज़ पर एक डॉक्टर, उसके 3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी जहाज़ पर होती है। इन सबको एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। वहीदा प्रिज्म, देखिए आपने इनका नाम सुना होगा, वहीदा प्रिज्म। तो प्रिज्म एक अलग सा नाम है। तो ये जो प्रिज्म है ये इनका कोई स्थायी नाम नहीं था, बल्कि ये नाम इन्हें इनके पिता ने दिया है। प्रिज्म का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रिज्म होता है कांच से बना हुआ जो 7 रंग दिखाता है। ऐसे बना होता है ये कांच से, और जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसमें से निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। और जैसे प्रकाश फैलता है इसी तरह से इनके पिता ने नाम दिया था, ताकि वहीदा भी अपने नाम को ऐसे ही रोशन करें। मेडिकल इमरजेंसी में, जब जहाज़ पर मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसके लिए क्या होता है? जहाज़ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए सबको तैयार किया जाता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तब क्या करना है। यही सब होता है मेडिकल इमरजेंसी में। तो ये थे क्लास 4 के, पूरी क्लास 4 की जो एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने यहाँ पर ले लिए। अब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम क्लास 5 की बुक को करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।